विदेशी घुसपैठियों पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई। घुसपैठ पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए भर गए हैं। पलटवार करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को ही चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर एक भी घुसपैठिया मिला तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में घुसपैठ पर घमासान लगातार जारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक रार बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में घुसपैठ का मुद्दा उठाया और अब विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू ने इस मुद्दे को उठाकर फिर से सियासत गरमा दी। बार बार विपक्ष की ओर से घुसपैठ को मुद्दा बनाने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी को एक कड़ी चुनौती दी है। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर बीजेपी एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को झारखंड में दिखा देगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो मंत्री इरफान अंसारी बीजेपी के इस आरोप को खारिज कर रहे हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पनाह ली है, जबकि बीजेपी कई बार इस बयान को दोहरा चुकी है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। यहां तक कि बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने यह आरोप लगा दिया कि अबुआ सरकार के राज में आदिवासियों पर जुल्म बढ़ रहा है। संथाल में लव और लैंड जिहाद दोनों हो रहे हैं। सभी जगह घूम कर आ जाते हैं पर अपने राज्य की स्थिति ये देखना नहीं चाहते। आप सत्ता जो ग्रहण किए हैं, आप झारखंड राज्य के लिए सत्ता ग्रहण किए हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है आप इस राज्य में सबसे पहले फोकस करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रही है। आदिवासी बेटियों और बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनकी संपत्ति हड़पी जा रही है। धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने में सीएम हेमंत की सरकार फेल है। बीजेपी के इस आरोप पर सरकार में शामिल कांग्रेस ने आपत्ति जताई और कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए पूर्णिमा साहू बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। ठीक है, बांग्लादेश अगर वो भी गलत किया है तो कानून उसके लिए भी, आप पर्टिकुलर उसको लेकर के लाइए, केवल मीडिया के माध्यम से आप माहौल को मत खराब करिए। पिछले साल सितंबर में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हेमंत सरकार ने घुसपैठ की बात को स्वीकारा था। उस समय साहिबगंज में 4 केस मिलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। लिहाजा ये देखना होगा कि क्या सच में झारखंड के सीमावर्ती इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में दाखिल हो रहे हैं या नहीं, और अगर ये सच है तो क्या सही में इरफान अंसारी सियासत को अलविदा कह देंगे। रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आज कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों और मंत्रियों के बीच असहज स्थिति देखने को मिली। भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री योगेंद्र महतो और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव आमने सामने आ गए। मामला आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई से जुड़ा था और इस मामले में मंत्री के जवाब से विधायक प्रदीप यादव नाराज दिखे और साफ कह दिया कि जोर से चिल्लाइए नहीं, भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कीजिए। आपके माध्यम से 3 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर में जो एक समय निर्धारित होगा महोदय, उस पर जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा हम लोग करने पर कटिबद्ध है महोदय। खोदी पहाड़ निकली चुया, ये तो यही हुआ। जो बातें उन्होंने अपने टहलते हुए वॉकिंग मूड में जो चीजें की, उन चीजों को परोस, और मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आपने एसीबी को जांच दे दिया, हमको उससे एतराज नहीं है। एसीबी को जांच दीजिए, सीआईडी को जांच दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगाए, वरना एक ना नपा तो फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यही ब्रेक लगाइए। और इसी के साथ जेएमएम विधायक अमित कुमार ने अपनी सरकार पर आरोप लगाए। पुल निर्माण का मामला उठाते हुए उन्होंने आरोपी ठेकेदार को बचाने का आरोप लगा दिया और इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जवाब दिया, जिससे विधायक अमित कुमार संतुष्ट नहीं दिखे और उनका आक्रामक अंदाज भी दिखा। 2021 में पुल के गिरने और मुख्यमंत्री के जांच के आदेश से मामला जुड़ा था।
15 साल का इंतजार करें, 16 साल का इंतजार करें अध्यक्ष महोदय, तो आखिर हमारा जो जन अपेक्षा हमसे रखती है उसकी भावनाओं का क्या होगा महोदय। और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आज संरक्षण देने का काम हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी संवेदक को कर रहे हैं और पदाधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं महोदय। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे संवेदक को काली सूची में डाला जाए, उसके पैसे सारे रिकवर किए जाए। अन्य सदस्य को आश्वस्त करती हूं कि सरकार संवेदक को बचाने का किसी प्रकार से प्रयास नहीं कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग जांच का रिपोर्ट मंगाने का काम करते हैं और जो उचित कार्रवाई है, जरूरी हुआ तो प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच का रिपोर्ट आने दीजिए। और अब बात एनकाउंटर में मारे जा चुके गैंगस्टर अमन साहू की। अमन साहू के खात्मे के बावजूद भी झारखंड की पुलिस चैन की नींद नहीं सो पा रही है। अब अमन साहू का पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ गया है। एनकाउंटर झारखंड में हुआ और मातम पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। क्या है अमन साहू का पाकिस्तान कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड में कोयला कारोबारियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका ये नाम अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया है। गैंगस्टर अमन साहू के खात्मे से झारखंड ही नहीं, आसपास के राज्यों में रहने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान में कुछ ऐसे हिमायती बैठे हैं जो अमन साहू की मौत का मातम मना रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर से ऑपरेट हो रहे एक सोशल मीडिया अकाउंट से नेस्तनाबूद हो चुके अमन साहू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम उस शख्स को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो शख्स है हजरत उल्लाह खान, जो कि पाकिस्तान पेशावर का रहने वाला है, जिसके माध्यम से ये पूरी जो कहा जाए तो श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है। तारीख थी 11 मार्च, जिस दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल से रांची लाने के दौरान झारखंड एसटीएफ की टीम ने अमन साहू को एनकाउंटर में मार गिराया। रिमांड पर पूछताछ के लिए ला रही पुलिस टीम को चकमा देकर अमन साहू ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपनी गोली से अमन की कहानी का अंत लिख दिया। अमन के एनकाउंटर के महज 1.5 घंटे के भीतर पाकिस्तान के फेसबुक अकाउंट से अमन को श्रद्धांजलि दी गई। इसे देख पुलिस और इंटेलिजेंस के भौं तन गए। हर फ्रंट पे कार्रवाई होगी, चाहे आम सप्लायर, चाहे प्रॉपर्टीज वगैरह के लिए, चाहे जो इनके अकाउंट्स वगैरह सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैंडल करते हैं। और इसके लिए हम लोग लगातार एक एक करके पुलिस रिमांड पे भी ले रहे हैं और जो भी है डिटेल्स वगैरह भी इकट्ठा कर रहे हैं और लगातार केसेस वगैरह भी रजिस्टर कर रहे हैं। पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो कुंडली में पता चला कि ये सोशल मीडिया अकाउंट एक आर्म्स फैक्ट्री के संचालक का है, जो पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है। यहाँ मॉडर्न पिस्टल से लेकर अत्याधुनिक AK-47 की हूबहू कॉपी बनाई जाती है। इन हथियारों की खरीद बिक्री का सारा धंधा हजरत उल्लाह खान संभालता है, जो पाकिस्तान के खोहट का रहने वाला है। फिलहाल पेशावर में डेरा जमाए हुए हैं। फेसबुक पर अमन साहू आर्म्स फैक्ट्री नाम से एक और पेज हैंडल किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रोफाइल का लोकेशन भी पाकिस्तान के पेशावर में ही शो हो रहा है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें कई ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसके माध्यम से ये पता चलता है जो अमन साहू है वो कहीं ना कहीं इस शख्स के साथ इंटैक्ट था। अमन साहू की गैंग के पास मॉडर्न हथियार की पूरी खेप है। ये गैंग न सिर्फ छोटे बल्कि बड़े गिरोहों को भी हथियार सप्लाई करता है। यहाँ तक कि PLFI को आर्म्स सप्लाई करने में भी अमन साहू गैंग का नाम आ चुका है। ऐसे में आशंका है कि अमन साहू गैंग को हथियार सप्लाई का लिंक कहीं पाकिस्तान का पेशावर तो नहीं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच आपको बड़ी खबर गिरिडीह से बताते हैं, जहां बेखौफ बना बालू माफिया। तीसरी CO की गाड़ी को ठोकर मार दी है। हालांकि बाल बाल बचे हैं CO अखिलेश प्रसाद। बालू लोड ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया है। तो बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां बालू माफिया बेखौफ हो चुके हैं। तीसरी CO की गाड़ी को ही बालू माफिया ने ठोकर मार दी। अच्छी बात यह रही कि इसमें CO अखिलेश प्रसाद बाल बाल बच गए। बालू लोड ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए CO के गाड़ी पर हमला किया गया है। बालू लोड ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और फिलहाल पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एजाज, क्या है ये पूरा मामला?
तीसरी प्रखंड का है, जहां पर अंचल अधिकारी के गाड़ी को बालू माफियाओं ने कुचलने का प्रयास किया है, क्योंकि अंचल कार्यालय के पीछे जस्ट एक तालाब है। तालाब के से होकर ट्रैक्टर बालू लदे पास हो रहा था, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक ने सीओ को आते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने जानबूझकर सीओ की वाहन में ठोकर मार दी और ठोकर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। इस घटना में सीओ का जो वाहन है वो उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं अंचल अधिकारी अखिलेश प्रसाद बाल बाल इस घटना में बचे हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर तुरंत तीसरी थाना पुलिस पहुंची है और मामले की छानबीन में जुट गई है। ठीक है एजाज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में उस वक्त बवाल मच गया जब झरिया लोधना बाजार में दो पक्ष जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर आपस में ही भिड़ गए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीच बचाव में पुलिस को कूदना पड़ गया। शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि जबरन धर्मांतरण कर ईसाई धर्म कबूलवाने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हो हंगामा, हल्ला, बकझक और विवाद की तस्वीर धनबाद से सामने आई है, जहां जबरन धर्मांतरण पर बवाल मचा हुआ है। ईसाई मिशनरीज पर आरोप है कि भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर और लोभ लालच देकर हिंदू से ईसाई बना रहे हैं। यही वो कमरा है जहां लोग हिंदू बनकर आते हैं और क्रिश्चियन बनकर निकलते हैं। झरिया लोधना बाजार के रहने वाले दिलीप साव का यही आरोप है कि इन्हें प्रलोभन देकर और दबाव बनाकर ईसाई धर्म कबूल करने पर बार बार मजबूर किया जा रहा है। घुस के हमको प्रलोभन भी दिया, दबाव भी डाला और बोला कि चलो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे हम नहीं माने तो हमको घर से निकालने खातिर ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के सब सामान घुसा के और प्रलोभन और जान से मारने की धमकी दे रहा। जबरन धर्मांतरण का मामला उजागर होने के बाद बुधवार को लोधना बाजार में बवाल मच गया। विश्व हिंदू परिषद और ईसाई समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर नोकझोंक और नारेबाजी हुई। पूरा दिन मामला तनावपूर्ण बना रहा। बाद में दोनों पक्ष लोधना ओपी पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। आज देखिए हम लोग वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, अब प्रार्थना करते करते जाते अचानक एकदम सब पी खा के घुस गया है और घुसने में क्या हो रहा है पूरा वहाँ पे बोले जा रहा है, हाथ छोड़ने लगा। 20-25 लोगों की संख्या थी। जबरन धर्म परिवर्तन का एक मामला था, उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। कुछ उनके प्रार्थना का भी कुछ कार्यक्रम वहाँ रखा गया था। अविलंब उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका और थाना को सूचित किया। माहौल बिगड़ते देख पुलिस ने ईसाई धर्म के लोगों और विश्व हिंदू परिषद के समर्थकों को थाना परिसर से बाहर कर दिया। पुलिस ने प्रार्थना कराने वाले रंजीत, अजीत और विक्की को हिरासत में लिया है। इनके खिलाफ कार्रवाई पर अड़े लोगों का आरोप है कि जबरदस्ती लोग धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू से ईसाई बनने पर मजबूर कर रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दिलीप कुमार साहब आवेदन लिख के दिए हैं और इस पर जांच का जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थना सभा की तो बात का पता नहीं चला है। एक्चुअल में अभी दो भाई का मैटर भी है, इस बिंदु पर भी जांच करना होगा कि कहीं इनका व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है। हालांकि स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाने वाली विनोद साव की पत्नी बबली देवी का कहना है कि मामला पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा है। संपत्ति विवाद में भैंसूर दिलीप साव धर्म परिवर्तन को घसीटकर मामले को तूल दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस जांच में इस मामले की सच्चाई किस रूप में निकलकर सामने आती है। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, कोडरमा और हजारीबाग में एटीएम बेखौफ चोरों के निशाने पर है और दोनों ही जिले में एक ही रात में 2 एटीएम को निशाना बनाया गया और करीब 17 लाख रुपए चोर लेकर फरार हो गए। आशंका ये जताई जा रही है कि चोर पूरी तैयारी से आए थे। पुलिस अब चोरों का सुराग लगाने में जुटी है, लेकिन उनका कब तक सुराग लगेगा कोई नहीं जानता। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन कोडरमा और हजारीबाग में एटीएम का अलग ही अर्थ निकाला जा रहा है। एटीएम यानी आओ तोड़कर मनी ले जाओ। कोडरमा में चंदवारा थाना क्षेत्र के थाम में एटीएम को बेखौफ चोरों ने निशाना बनाया। घटना रात के करीब 1 बजे की है। सबसे पहले चोरों ने गैस कटर से ताला काटा और फिर एटीएम से करीब 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, हजारीबाग के बरही में भी चोरों ने सेम पैटर्न पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
बरसोत में भी एटीएम से करीब 7 लाख लेकर फरार हो गए। पुलिस दोनों मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। हम लोग को जब मैसेज आया तो हम लोग दोनों जगह ही हम लोग की टीम आई हुई थी और फिर दोनों मिल करके दोनों एक टीम बना करके और दोनों जगह का फिर बाकी हम लोग टेक्निकली और जितना भी सीसीटीवी फुटेज और जिस तरह का भी होगा तो टीम बना करके दोनों ही थाना क्षेत्रों का टीम बना करके दोनों जिला के एसपी सब के द्वारा भी बुलाया गया है, टीम बना करके इसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। चोरों की तकनीक देखकर आशंका जताई जा रही है कि वे पूरी रेकी के बाद और तैयारी के साथ आए थे। वही एक जो जानकारी सामने आ रही है कि एटीएम के समीप जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था उस कैमरे के ऊपर भी ऐसे चोरों ने ब्लैक स्प्रे करके कैमरे को बंद करने की कोशिश की गई है ताकि चोरों की जो करतूत है वो कैमरे में कैद ना हो पाए। हालांकि पुलिस अभी फिलहाल एसबीआई के ब्रांच के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। 2 जिले 2 एटीएम, लेकिन चोरी का एक तरीका। पुलिस के लिए चोरों ने बड़ी चुनौती पेश की है। एटीएम का सीसीटीवी तो खराब कर दिया गया, लेकिन दूसरी जगह की सीसीटीवी से पुलिस सुराग लगाने में जुटी है। उम्मीद है कि चोरों का जल्द सुराग मिलेगा, लेकिन तब तक लोगों की सुविधा के लिए खोला गया एटीएम चोरों के निशाने पर है। न्यूज़ 18 के लिए कोडरमा से रितेश लोहानी की रिपोर्ट।